हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन जैनित एकेडमी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीआई 4 को टारगेट करते हुए एनसीईआरटीज़ की किताबें कंप्लीट कराऊंगा। चलिए उस कड़ी में मैं सबसे पहले आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने। क्लास 8th का मैं सबसे पहला किताब लेकर के आया हूं। उसका नाम है हमारे अतीत। आप देख भी सकते हैं। इसको मैं बोर्ड पर लिखूंगा, उसके बाद नोट्स बनाऊंगा। आपको उस वीडियो को पूरा देखना है और उस नोट्स को अपनी कॉपी में उतार लेना है। मैं वादा करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स इस चैप्टर से बनेंगे वो सारे आपके कॉपी में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। चैप्टर 1 है ये। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कहता है कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यही धारणा सही है? ये बहुत लंबा टॉपिक है। इसको पढ़ने से अच्छा होगा कि इसका एक पॉइंट्स हम लिख लें। ये टोटली ये कहना चाहता है कि इतिहास केवल तारीखों के रटने का नाम नहीं है। इतिहास जो हमारे समाज में बदलाव होते हैं समय के साथ, उनको हम इतिहास कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन लगा लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक 1 से हमारा यही पॉइंट निकलेगा। इसको मैं बोर्ड पर लिखने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, उनसे यही सीखने के लिए हमको मिलता है। क्या? तो इतिहास केवल तारीख रटने का नाम नहीं है, बल्कि समय के साथ हमारे समाज में जो बदलाव होते हैं उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं चेंजेस ओवर टाइम। इसको कह सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये आप याद रख सकते हैं। ये शब्द आप याद रख सकते हैं कि समय के साथ बदलाव, जो समय के साथ बदलाव होता है वही इतिहास बनाता है। चलिए सबसे पहले मैं इसमें एक चित्र दिया गया है। ये सबसे पहला चित्र है, आप देख सकते हैं। इसमें
चित्र इसमें दिया गया है। इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है ब्रिटेनिया। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट करना है। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले ये जो शब्द दिया गया है ब्रिटेनिया, ये क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ब्रिटेनिया, जिस प्रकार से हम भारत को दिखाने के लिए, अपने भारत देश को दिखाने के लिए भारत माता के रूप का प्रयोग करते हैं, भारत माता जो है कि एक रूप है, उसी तरीके से ब्रिटेन को दिखाने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं ब्रिटेनिया। इसको मैं लिख लेता हूँ, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसका अगर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा जाए तो इसको कह सकते हैं फीमेल पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। आपने देखा होगा जैसे कई जगह फोटो बना होता है, यही फोटो आप देख लीजिए। इसमें एक महिला खड़ी है, महिला है। इसी को ब्रिटेनिया कहा जाता है। ब्रिटेन को दिखाने के लिए ब्रिटेनिया शब्द का इस्तेमाल होता है। फीमेल रूपी शब्द है, ये महिला रूपी शब्द है। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले और भी चीज़ें इसमें हैं बहुत सारी। एनसीईआरटी बहुत छुपी हुई बातें लिखता है अक्सर। इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, जेम्स रेनल, 1782। जेम्स रेनल कौन थे, इनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं जेम्स रेनल के बारे में बता दूं। जेम्स रेनल इतिहासकार भी थे, जेम्स रेनल भूगोलवेत्ता भी थे। जेम्स रेनल के बहुत सारे नाम हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था अपने समय का। इसके बारे में 2-3 शब्द यहाँ लिखता हूँ, इसको आप नोट कीजिएगा। जेम्स रेनल को फादर ऑफ ओशियनोग्राफी कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा जबान मेरा लग गया था, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। ये कहलाते हैं फादर ऑफ ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी भी कहलाते हैं। महासागरीय भूगोल के पिता, हिंदी में कहेंगे इसको। महासागरीय भूगोल के पिता तो ये कहलाते हैं, साथ में ये भारतीय ज्योग्राफी, जिसको इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं या भारतीय भूगोल कहते हैं, ये उनके भी पिता कहलाते हैं। बहुत महान व्यक्ति थे ये। तो एक इनके लिए एक और जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी है, भारतीय भूगोल के ये पिता भी कहलाते हैं। चलिए, हमने इनके बारे में देख लिया। इनके यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनको सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने का जिम्मेदारी सौंपा था। तो इन्होंने नक्शा बनाया भी था।
इनकी कुछ किताब है। सबसे पहला किताब है इनका, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इनका एक किताब है मेमोयर ऑफ ए मैप ऑफ हिंदुस्तान। बहुत फेमस बुक है इनकी, ये भारतीय मैप पर ही लिखी गई किताब है। ये स्टार पॉइंट लगा देता हूँ, इनका ये बुक है। किताब का नाम है मेमोयर ऑफ ए मैप ऑफ हिंदुस्तान। ये किताब है इनका, और इनके वर्क्स में कुछ काम इन्होंने ऐसे भी किए हैं। इनका एक वर्क था बंगाल एटलस, बंगाल एटलस भी इन्होंने बनाया था। एटलस, इसको भी आप जान सकते हैं। तो हमने पढ़ा क्या क्या, इतिहास केवल तारीख रखने का नाम नहीं है, बल्कि समय के साथ हमारे समाज में होने वाले बदलाव हैं। चेंजेस ओवर टाइम, जो सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उन्हें हम इतिहास कह सकते हैं। या जो पहले के समय में, पहले के दौर में जो ये बनता था कि इतिहास में केवल तारीखें होती हैं, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हमने ये सीखा। इससे आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है। तो तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण होती हैं दरअसल। तो इसमें से मैं पढ़ता हूं पहले। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। यही टोटली इस टॉपिक का मतलब है कि घटनाएं वही महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो कि किसी एक खास घटना से जुड़ जाता है। कोई भी डेट, कोई भी तारीख तभी महत्वपूर्ण बन जाता है जब उससे कोई घटना जुड़ जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको नोट्स बनवा के दूंगा। ये सिंपल इंग्लिश है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसको मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ नीचे में, कि कौन से तारीख महत्वपूर्ण कब बन जाते हैं। तो तारीखें वही महत्वपूर्ण बन जाती हैं जब उनका रिलेटेड, जब वो उनका रिलेशन घटनाओं से हो जाता है। इवेंट्स कहता है कि दोज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री विच आर रिलेटेड टू पार्टिकुलर इवेंट्स। वैसे तारीख महत्वपूर्ण होते हैं इतिहास में, वैसे तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं इतिहास में जो कि किसी खास घटना से जुड़ जाता है। तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें एक दो शब्द, दो सेंटेंस यहाँ लिखा गया है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कहता है कि एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाते थे। तो अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेल्लेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस लीटन, रिपन, कर्जन इत्यादि के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर निकल रहा है कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था। मैं इसको ही लिख देता हूँ सबसे पहले।
यहाँ पे भी लिख देता हूँ। इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे वारन हास्टिंग, या वारन हास्टिंग भी बोलते हैं इनको। और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे, क्या नाम है इनका, ध्यान से मेरे उतर गया है, इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ये थे माउंटबेटन बैटन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो वारन हेस्टिंग थे, जैसा कि हम लोग सारे लोग जानते भी होंगे इस बात को। और लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन थे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप उतारने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। ये हमारा नोट्स है। पहला टॉपिक मैं आपको बता दूं कि हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी क्लास 8th का हमने फर्स्ट चैप्टर का 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। पहला है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये आपका हो गया है। इसमें एक चीज़ छूट गया है कि हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट को पास्ट से, इतिहास में हम तुलना करते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ साइड से, इसको मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। We compare the past and present in history. The history. हम तुलना करते हैं क्या बोलते हैं प्रेजेंट को पास्ट के साथ। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए और इसको उतारने का प्रयास कीजिए। मैंने अभी ये शुरुआत किया है, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे वीडियो को और हमारे पढ़ाए गए सब्जेक्ट को सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 8th को पूरे इसी तरीके से बोर्ड पर लिख करके नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं, बुक्स को ऐसे पढ़ लेते हैं, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं रहने वाला। कई लोग अपना किताब और अपने क्या बोलते हैं एआई का इस्तेमाल करके या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उस कड़ी जो समाज में बना हुआ, जो यूट्यूब की दुनिया में बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए आया हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए और मैं आपको इस तरीके से सारा नोट्स मैं बोर्ड पर बना के दूंगा। उन कोचिंग संस्थानों से भी अच्छा जिसको आप पेड करते हैं, कोर्सेज के लिए पेड करते हैं, आपको यहाँ पर सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा मैं, सारे चीज़ों को। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारे सिर्फ आपको ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको सारा चीज़ करा के दूंगा। तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ लास्ट में कि हम करने वाले क्या हैं। हम तो जानते ही हैं, पहले मैंने पहला वीडियो डाला था कि हम क्या करने वाले हैं। इसमें मैं आपको 8th क्लास अभी स्टार्ट किया हूँ, 8th का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लास 8th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ रहे थे। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, सारे अध्यायों को पढ़ूंगा। मैंने 8th को ही क्यों टारगेट किया, क्योंकि बीपीएससी जो TRE 4 है उसका खास तौर से PRT का जो सिलेबस है
उसमें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा और 8th क्लास में इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ चैप्टर्स हैं, इसीलिए मैंने 8th को टारगेट किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस नोट्स को उतार लीजिएगा। अगले कुछ दिनों में मैं अगला टॉपिक डालूंगा और इस किताब को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद आने वाले और भी बुक्स हैं, उनको मैं कंप्लीट करूंगा आपके सामने और आप नोट्स इस तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। इनमें मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, ये कोई ज़्यादा वास्ट इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। नॉर्मली ये कोई भी समझ सकता है, पढ़ने वाला इंसान। तो चलिए आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अंतिम में धन्यवाद कहना चाहूँगा